ओके, तो उसमें क्या होगा, प्लानिंग, हम विल बी डिस्कसिंग प्लानिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग क्या होती है, ठीक है, और कैसे प्लानिंग की जाती है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसमें ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, और तीसरा जो है हम डिस्कस करेंगे पेमेंट डिज़ाइन। ठीक है, ज्योमेट्रिक एंड पेमेंट डिज़ाइन। अब ज्योमेट्रिक डिज़ाइन क्या है और पेमेंट डिज़ाइन क्या है। इस ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में यूजुअली जो रोड की ज्योमेट्री होती है, जिसमें हॉरिजॉन्टल कर्व्स आ जाती हैं, वर्टिकल कर्व्स आ जाती हैं, सुपर एलिवेशन है, रेडियस ऑफ द कर्व है, डिज़ाइन स्पीड क्या होगा, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में देखेंगे। और पेमेंट डिज़ाइन में यूजुअली हम स्ट्रक्चर ऑफ द पेमेंट को देखते हैं कि स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या होगी किसी भी पेमेंट की। तो जो भी पेमेंट हमारे पास होता है, स्पेशली अगर हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करें, पेमेंट हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक को हम फ्लेक्सिबल पेमेंट कहते हैं और दूसरे को हम रिजिड पेमेंट कहते हैं। फ्लेक्सिबल पेमेंट कौन सा होता है? फ्लेक्सिबल पेमेंट वो होगा जो जिसमें बिटुमेन जो है एज अ बाइंडर यूज किया जाता है। जबकि रिजिड पेमेंट कौन सा होता है? जिसमें सीमेंट एज अ बाइंडर यूज किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं रिजिड पेमेंट। ठीक है, जो कंक्रीट पेमेंट भी उसको कहा जाता है। तो हमारे पास अगर हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करें, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट हमारे पास डिफरेंट लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। जो सबसे बॉटम में हमारे पास लेयर होगी, वी कॉल इट सब ग्रेड। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है, वी कॉल इट सब बेस। उसके बाद जो थर्ड टॉप पे लेयर होती है, उसको हम कहते हैं बेस कोर्स। और सबसे टॉप पे जो आपको ब्लैक टॉप जिसको हम कहते हैं, वी कॉल इट वेयरिंग कोर्स। तो ये चार लेयर्स के ऊपर एक फ्लेक्सिबल पेमेंट मुश्तमिल होता है। अब इन चार लेयर्स की, हर एक लेयर की एक खास थिकनेस होती है। ये ऐसा नहीं है कि हम जो है एक प्री डिफाइंड थिकनेसेस हमारे पास मौजूद हो और हम जो है वो हर जगह पे वो प्रोवाइड करें। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो हमारे पास थिकनेसेस होती हैं, ये डिपेंड करता है लोड के ऊपर कि इसके ऊपर कितनी लोडिंग आएगी, कितने नंबर ऑफ ईजल्स जो हैं उसके लिए आप डिजाइन कर रहे हैं। जस्ट लाइक इफ यू आर डिजाइनिंग अ बीम, तो बीम के लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी कि उसके ऊपर डेड लोड, लाइव लोड, कितना लोड उसके ऊपर आ रहा है। तो उस हिसाब से उस बीम की डायमेंशंस जो हैं वो उस हिसाब से डिजाइन की जाती है। वहां पे रिइंफोर्समेंट कितना होगा। सेम इज द केस विद पेमेंट एज वेल। अगर आप कोई पेमेंट डिजाइन कर रहे हैं, तो पेमेंट में जितनी उसके ऊपर उसकी लोडिंग रिक्वायरमेंट होगी, जितन तो उस हिसाब से फिर ये जो लेयर्स की थिकनेसेस हैं वो उस हिसाब से आएंगी। तो यहाँ उसमें, और हर एक लेयर में कौन सा मटेरियल यूज होगा, उन मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये तमाम चीजें हम पेमेंट डिजाइन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह विल बी डिस्कसिंग ऑल दोस थिंग्स इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग टू। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग वन में व्हाट विल बी डिस्कसिंग ट्रैफिक इंजीनियरिंग in the first 8 weeks, yani before midterm, and we will be discussing railway engineering and airport engineering after the midterm. These are the course learning outcomes which we will be discussing, which we will be following. ठीक है, हमारा फोकस क्या होगा? There are two CLOs। ठीक है, पहला जो CLO है, इसमें हमारा फोकस क्या होगा? जितनी भी थियोरेटिकल चीजें होंगी, लाइक एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड एक्सप्लेनिंग एंड डिस्कस वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एयरपोर्ट एंड रेलवेज। इसका मतलब क्या है? जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हैं, यानी ट्रैफिक इंजीनियरिंग, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के हवाले से हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो उसका थियोरेटिकल बैकग्राउंड एक सीएलओ में हम कवर करेंगे। और साथ साथ में जो एयरपोर्ट और रेलवे इंजीनियरिंग का थियोरेटिकल पोर्शन है, वो भी हम एक सीएलओ, उसी सीएलओ में कवर करेंगे। और जो हमारा दूसरा सीएलओ है, उसमें हमारे पास परफॉर्म हाईवे कैपेसिटी एनालिसिस एंड अप्लाई ट्रैफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स टू ट्रैफिक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। इसमें भी हमारे पास जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जस्ट लाइक इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हमारे पास सिग्नल डिजाइन है, या इससे रिलेवेंट हाईवे कैपेसिटी एनालिसिस है, लेवल ऑफ सर्विस एनालिसिस है, उसमें जो चीजें हैं, उसमें जो 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 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो हमारा दूसरा सीएलओ में हम उसको कवर करेंगे। तो पहले से आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास दो जो है वो आपके जो पेपर है उसमें दोनों चीजें होंगी। इट विल बी हैविंग थ्योरेटिकल एंड इट विल बी हैविंग
Hassan Khan is trying to join from his own personal email. काली शेर खान जरा उसको बता दें कि आपकी जो ऑफिशियल ईमेल है @UT पिशावर वाली, उससे ज्वाइन करें, ठीक है। राइट नाउ आई एम एडमिटिंग हिम, बट उसको कहें कि उसको जो है वो अपनी ऑफिशियल ईमेल से ज्वाइन करें। शेर खान मुझे पूछ रहा है कि सर बेस कोर्स के बाद कौन सी लेयर होती है? बेस कोर्स के बाद जो है वो वेरिंग कोर्स होता है, जो टॉप पे ब्लैक टॉप होती है, जिसको हम वेरिंग कोर्स कहते हैं, ठीक है। वेरिंग नहीं है, जुबेर नवाज, WEARING, ठीक है, WEARING, दिस इज वेरिंग कोर्स, ठीक है। वी हैव हसन बशीर ओनली, थैंक यू सर, आई डोंट हु इज ही, आई डोंट नो, बट अभी तो खैर मैंने उसको एक्सेप्ट कर दिया है, बाद नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट एक्सेप्ट हिम। ओके, अच्छा, दिस दीज आर द कोर्स आउटलाइंस विच वी विल बी डिस्कसिंग, विच विल बी फॉलोइंग, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या क्या है, पहले 8 वीक्स में आप देख सकते हैं कि इन द फर्स्ट 8 वीक्स विल बी ऑल, जो टॉपिक्स हैं वो तमाम टॉपिक्स हमारे पास ट्रैफिक इंजीनियरिंग के हवाले से हैं। जबकि आफ्टर द मिड टर्म विल बी फोकसिंग ऑन रेलवे इंजीनियरिंग एज वेल एज ऑन एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। तो पहले जो 4 वीक्स हैं उसमें हमारे पास रेलवे इंजीनियरिंग है, और नेक्स्ट जो 4 वीक्स है उसमें हमारे पास एयरपोर्ट इंजीनियरिंग है, ठीक है। दिस इज द कोर्स असेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर हमारे पास फिजिकल क्लासेस हुई तो, या फिजिकल एग्जाम हुआ तो उसके लिए ये पैटर्न होगा। अदरवाइज अगर कोरोना की सिचुएशन सस्टेन रहती है तो उसमें फिर हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो सकता है। These are some of the books which we will be following in this course, ठीक है। इसमें हमारे पास जो पहले 2 किताबें हैं, तमाम की तमाम किताबें मेरे पास सॉफ्ट में मौजूद हैं, आई विल शेयर इन द गूगल क्लासरूम एज वेल। इसके अलावा ये किताब, इसमें से 1-2 किताबें हमारे पास लाइब्रेरी में भी मौजूद है। तो हम जितने भी न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स करेंगे वो इन्हीं बुक्स में से करेंगे। तो तो अगर आप डिटेल में किसी चीज को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो लेक्चर में जो चीजें होंगी वो समराइज्ड फॉर्म में होती हैं, ठीक है। जबकि बुक में अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो, और उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहता है, तो ही नीड टू फॉलो द बुक, ठीक है। तो बुक्स में जो है वो, बुक इज नेवर बी अ रिप्लेसमेंट, ठीक है। ये जो लेक्चर्स हैं, इट कैन नेवर बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ बुक। बुक जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज्यादा ब्रॉड कर देती है। तो थोड़ा कोशिश करें कि बुक पढ़ने की आदत डालें। ऑल्दो एज अ पाकिस्तानी और एज अ स्टूडेंट हमारी आदत बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। वी डोंट ट्राई टू रीड बुक्स। हमारा फोकस को क्या होता है, शॉर्टकट्स के ऊपर होता है कि हम बस जो है वो जो आसान और जो जो समराइज फॉर्म में चीजें अगर हमें मिल जाए तो वी डोंट गो फॉर द डिटेल्स। अच्छा, तो ये हमारे पास बुक्स हैं, आई विल आल्सो शेयर देम इन द PDF। नाउ कमिंग टूवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। हम सिस्टम की बात करते हैं, तो सिस्टम क्या है, एक पूरा पैकेज होता है। किसी भी अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, किसी भी फैक्ट्री की बात करें, या किसी भी जो है वो, लेट्स सपोज अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें, तो उसका कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जिसमें हम जो कि रिक्वायर्ड है फॉर फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड। तो वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इसमें ले सपोज अगर हम BRT की बात करें, तो BRT में क्या क्या चीजें शामिल है, इसमें देखें पूरा कॉरिडोर इसका शामिल है, उसके स्टेशन रिक्वायर्ड है, उसमें बसेस रिक्वायर्ड है, उसमें स्टाफ रिक्वायर्ड है। तो ये कंप्लीट जो उसमें टेक्नोलॉजी के लिए, मतलब जो जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जो जो टिकटिंग सिस्टम है उसमें, स्टेशन में, वो सारी चीजें उसमें रिक्वायर्ड हैं। अब ये तमाम चीजें जो है, इट इट कंक्लूड्स इन एन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है ना। तो उस तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर से एक सिस्टम बनता है। अब अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें, तो एक वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सर्व्स टू मूव पीपल एंड गुड इफिशिएंटली। इफिशिएंटली का क्या मतलब, अब देखें, ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आप बना रहे हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि इट हैज टू मूव पीपल एंड गुड, यानी सामान को और लोगों की आमदोरफ्त के लिए दैट सिस्टम वुड बी रिक्वायर्ड, ठीक है। अब कब एक सिस्टम इफिशिएंट होगा, हाउ अ पर्टिकुलर सिस्टम वुड बी इफेक्टिव, वो तब इफिशिएंट होगा कि जब, अगर हम यहाँ पे देखें, मैंने इफिशिएंट को नीचे एक्सप्लेन किया है, उसमें आपके पास आ जाती है सेफ,
रैपिड, कंफर्टेबल, कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंटली कंपैटिबल। ये 5 चीजें अगर उसमें है तो दैट सिस्टम वुड बी कंसिडर्ड एन इफेक्टिव सिस्टम और इफिशिएंट सिस्टम। ठीक है। अब अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो आपके पास 3 चीजों के ऊपर मुश्तमिल होती है। उसमें हमारे पास है फिक्स्ड फैसिलिटीज, फ्लो एंटिटीज एंड कंट्रोल कंपोनेंट्स। ठीक है। व्हाट आर फिक्स फैसिलिटीज? फिक्स फैसिलिटीज अगर हम वो चीजें जो अपनी जगह पे फिक्स्ड होती हैं, जिसको आप मूव नहीं कर सकते, लाइक अगर हम बीआरटी की बात करें तो बीआरटी में आप देखें स्टेशंस जो हैं वो फिक्स है कि नहीं है। क्या हम स्टेशंस को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं? नो। आपके पास जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका वो फिक्स्ड है कि नहीं है, उसका कॉरिडोर जो है वो फिक्स्ड है कि नहीं है। तो वो तमाम चीजें जो है, जो जो फिजिकल है और जो फिक्स्ड है, तो उसको हम कहते हैं फिक्स्ड फैसिलिटीज। दूसरा आपके पास क्या है? फ्लो एंटिटीज। फ्लो का मतलब क्या है? मूव। मूव जो चीजें उसके ऊपर मूव करती हैं, ठीक है ना, जो फ्लो करती हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कौन सी चीजें हैं जो कि फ्लो करती हैं? तो उसमें आपके पास गाड़ियां आ जाती हैं, या अगर हम बीआरटी की बात करें तो उसमें बसेस आ जाती हैं। ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स विच कम्स इन द फ्लो एंटिटीज, या पेडेस्ट्रियंस भी आ सकते हैं। ठीक है। तो दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन द फ्लो एंटिटीज। तीसरा हमारे पास क्या है? कंट्रोल कंपोनेंट। कंट्रोल कंपोनेंट वो चीजें हैं सिस्टम के जो पूरी सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। ठीक है। इसमें फिक्स फैसिलिटीज भी आ जाती हैं और फ्लो एंटिटीज भी आ जाती हैं। ठीक है। तो उस उन उन इन दोनों में इन दोनों को जो चीजें कंट्रोल करती हैं उसको हम कहते हैं कंट्रोल कंपोनेंट। अब क्या कंट्रोल करती हैं? लेट सपोज अगर हम किसी पर्टिकुलर व्हीकल की बात करें तो व्हीकल कैसे ऑपरेट होता है, व्हीकुलर। अच्छा, कंट्रोल कंपोनेंट में भी हमारे पास 2 चीजें हैं, एक को हम कहते हैं व्हीकुलर कंट्रोल और दूसरे को हम कहते हैं फ्लो कंट्रोल। व्हीकुलर कंट्रोल क्या है? जो जब गाड़ी आप चला रहे हैं तो गाड़ी को क्या कंट्रोल करता है? आपका स्टीयरिंग और आपकी जो गियर है, दैट इज बेसिकली कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ द व्हीकल। तो इसमें भी हमारे पास टेक्नोलॉजी डिफरेंट है कि उसमें मैनुअल कंट्रोल भी है और आपके पास जो 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 ऑटोमेटिक कंट्रोल है वो भी इसमें शामिल है। दूसरा हमारे पास है फ्लो कंट्रोल। सर आपने जी। एक फ्लो कंट्रोल का कहा, दूसरे का नाम क्या लिया? व्हीकल कंट्रोल। व्हीकुलर कंट्रोल आगे आगे उस एक स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया है, वो आगे एक स्लाइड आ रही है उसकी। ठीक है। एक है फ्लो कंट्रोल और दूसरा हमारे पास है होता है वेकुलर कंट्रोल, VECULAR, वेकुलर कंट्रोल। ठीक है। तो जो वेकुलर कंट्रोल है वो उसका ताल्लुक गाड़ी के साथ है, ठीक है, व्हीकल के साथ है। जबकि दूसरा हमारे पास है फ्लो कंट्रोल, तो फ्लो कंट्रोल का ताल्लुक वो चीजें जो फ्लो को कंट्रोल करती हैं। तो फ्लो को कौन सी चीजें कंट्रोल करती हैं? अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और उस जितने भी ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस हैं, जितने भी साइंस हैं, जितने भी आपके पास एक ट्रैफिक सिग्नल है, तो क्या वो ट्रैफिक सिग्नल आपकी गाड़ी को फ्लो को कंट्रोल करता है कि नहीं करता? मतलब अगर ट्रैफिक सिग्नल रेड है तो तमाम गाड़ियां जो है वो वहां पे स्टॉप हो जाएंगी। अगर जो है एक ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन है तो तमाम गाड़ियां इट विल स्टार्ट फ्लोइंग। तो व्हीकल्स को सॉरी फ्लो को जो चीज कंट्रोल करती है दैट दैट इज बेसिकली फ्लो कंट्रोल, जिसमें आपके पास जितने भी ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस हैं, जो सिग्नल्स हैं वगैरह, वो सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। ओके। अब हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन सर सिस्टम, जी 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 जी। सर तो फ्लो कंट्रोल भी सर व्हीकल को कंट्रोल करती है और व्हीकुलर कंट्रोल भी सर, दोनों एक ही है, नहीं सेम हो नहीं गए नहीं ना बेटा, सर? नो 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 नो। व्हीकुलर कंट्रोल जो है वो इंडिविजुअल व्हीकल के साथ उसका ताल्लुक है, जबकि फ्लो का ताल्लुक, फ्लो कंट्रोल वो पूरी सिस्टम के अंदर जितनी भी गाड़ियां मूव कर रही हैं ना, जितना भी पूरा सिस्टम को वो कंट्रोल करती हैं। लेट अगर मैं आपको बताता हूं कि एक सिग्नल जो है वो रेड हो गया है, तो उस सिस्टम के अंदर जितनी भी गाड़ियां मूव कर रही है तमाम के तमाम जो है वो स्टॉप हो जाएंगी। समझ आ रही है? जबकि व्हीकुलर यस कंट्रोल सर। का ताल्लुक एक इंडिविजुअल व्हीकल के साथ है। एक इंडिविजुअल व्हीकल वो भी वेरी करता है। अब एक इंडिविजुअल व्हीकल है तो उसमें साइकिल भी एक व्हीकल है, उसका कंट्रोल मैकेनिज्म अलग है, उसको आपने रोकना है, उसको चलाना है, उसका कंट्रोल मैकेनिज्म डिफरेंट है।
एक आपके पास मोटरसाइकिल है, उसका कंट्रोल मैकेनिज्म डिफरेंट है। एक आपके पास पैसेंजर कार है। सर तो अब जी जी जी। सर सर व्हीकुलर का एग्जांपल सर, मतलब व्हीकल में खुद उसका ब्रेक होता है सर, जी, व्हीकुलर कंट्रोल जो का। जो एक इंडिविजुअल व्हीकल जिस तरह कंट्रोल होता है, उसको हम कहते हैं व्हीकुलर कंट्रोल। और फ्लो ओके। कंट्रोल एक पूरे फ्लो के अंदर, पूरे सिस्टम के अंदर जितनी भी गाड़ियां मूव कर रही हैं, ठीक है, इररिस्पेक्टिव कि उसके वो मोटरसाइकिल है, वो बस है, वो ट्रक है, वो पैसेंजर कार है, वो कोई चाहे जो भी चीज है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट जो है, वो अगर सिग्नल रेड हो गया है तो तमाम फ्लो के अंदर जितनी भी गाड़ियां हैं, दे हैव टू स्टॉप। तो तमाम फ्लो को वो कंट्रोल करता है। इज दिस क्लियर ना? ओके सर। यस सर। अच्छा, अब बात करते हैं जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन सब सिस्टम्स हैं। तो उसमें देखें, लैंड ट्रांसपोर्टेशन है, एयर ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन है और पाइपलाइंस है। ये आपके पास एक मतलब अगर हम लैंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करिए, इट ऑल्सो बिकम्स द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन जो लैंड के ऊपर मूव करती हैं, जो लैंड के ऊपर ऑपरेट करती हैं, तो उसमें हमारे पास क्या क्या है? हाईवेज एक अलग सिस्टम है, रेल एक अलग सिस्टम है। ठीक है, तो दीज टू आर इन द लैंड ट्रांसपोर्टेशन। एयर ट्रांसपोर्टेशन में क्या है? एयर ट्रांसपोर्टेशन में जो एयरपोर्ट्स हैं और जो जो एरोप्लेन्स हैं, दीज आर द एयर ट्रांसपोर्टेशन। वाटर ट्रांसपोर्टेशन में इनलैंड, कोस्टल और ओशन तीनों शामिल हैं। इनलैंड मतलब जो आपने, सपोज यू हैव टू एक्सेस टू अ पर्टिकुलर कोस्टल एरिया, ठीक है, तो उसके लिए इनलैंड एरिया, इनलैंड एक्सेसिबिलिटी रिक्वायर्ड है। कोस्टल मींस, जो कोस्टल हम कहते हैं साहिल को, तो साहिल के लिए एक पूरा बंदरगाह और पूरा एक जो सिस्टम होता है, दैट इज दिस कोस्टल सिस्टम। और फिर ओशन के अंदर जो है, वो जब शिप मूव करती हैं, तो बेसिकली ये एक पूरा सिस्टम बनाता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और पाइपलाइन जो है सर एक ये आज, इनलैंड की समझ नहीं आई सर। सर ये इनलैंड की, इनलैंड की समझ नहीं आई। जी 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 जी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इनलैंड क्या है। देखें, आपने अगर हवाई जहाज में ट्रेवल करना है, ठीक है, सॉरी, अगर आपने बहरी जहाज में, शिप में कहीं पे ट्रेवल करना है, तो शिप में ट्रेवल करने के लिए क्या एक सिस्टम कैसे बनता है? पूरी सिस्टम में, जैसे मैंने अगर आपको बताया बीआरटी सिस्टम है, तो बीआरटी सिस्टम में बस सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? उसमें आपके पास बस आ जाता है, स्टेशन आ जाते हैं ये, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। ये तीनों मिला के एक पूरा सिस्टम बनाता है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन में क्या है? वाटर ट्रांसपोर्टेशन में एक इनलैंड सिस्टम पूरा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इनलैंड सिस्टम मतलब रोड नेटवर्क टू रीच टू द कोस्टल एरिया। एक प्रॉपर सिस्टम ओके सर। रिक्वायर्ड होगा, एक रोड नेटवर्क रिक्वायर्ड होगा, एक पूरा सिस्टम रिक्वायर्ड होगा, ताकि आप कोस्टल एरिया तक पहुंच जाएं। डायरेक्ट आप राइट फ्रॉम योर होम टाउन, आप डायरेक्टली तो ओशन में मूव नहीं कर सकते, शिप पे मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक इनलैंड सिस्टम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, जिसमें इनलैंड में हमारे पास हाईवे या कोई रेल सिस्टम या होगा जो कि एक्सेस दे सके टू द कोस्टल एरिया। ठीक है, जब आप कोस्टल पे पहुंचेंगे तो इट जस्ट लाइक अ स्टेशन। तो उसमें क्या होगा? एक पूरा कोस्टल मैनेजमेंट सिस्टम होता है वहां पे। ठीक है, जहां पे लेट्स सपोज जो जो लोडिंग अनलोडिंग है या जो पूरा मैकेनिज्म है, वहां पे आप यू नीड टू, मतलब वो शिप में जो है वो जिस तरह उसकी ऑपरेशन होती है, फिर उसके बाद जाके जो है वो जब ट्रेवल करेंगे तो वो ओशन में ट्रेवल करेंगे। तो उसमें भी एक पूरा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है पूरे के भाई, उसमें सारी चीजें जो है, तो ये तीनों मिला के एक पूरा सिस्टम बनाती है वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इज दिस क्लियर ना? ओके सर। यस सर। अच्छा, पाइपलाइन जो है इट्स अनदर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें आप देख सकते हैं कि आजकल जितना भी फ्लूइड है, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पाइपलाइन के थ्रू मूव किया जाता है। जस्ट लाइक जो गैस है, जो जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, या इसके अलावा जो है वो ऑयल है, तो ये सारी चीजें आजकल पाइपलाइंस के थ्रू जो है वो मूव करती है फ्रॉम, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड हम किसको कहते हैं? जरिया, ठीक है, सोर्स। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हमारे पास है हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज एंड कंटिन्यूअस फ्लो सिस्टम, जिसमें पाइपलाइंस आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा एक
डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट इनके पॉइंट्स की शक्ल में थोड़ा सा डिफरेंट मोड्स को डिस्कस करते हैं। जो एयरवेज हैं तो इट्स यू कैन से दैट दिस इज द फास्टेस्ट अमंग ऑल अदर मोड्स। यू ऑलरेडी नो, कॉमन सेंस की बात है। इट इज ऑल्सो मोर कंफर्टेबल एंड टाइम सेविंग बट अनइकोनॉमिकल, क्योंकि कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ ट्रेवल इसकी बहुत ज्यादा है। जो कि वाटरवेज है, यू ऑलरेडी नो कि इट्स अमंग द स्लोएस्ट ऑफ ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, स्लोएस्ट है, लेकिन इट नीड्स मिनिमम एनर्जी टू हॉल यूनिट लोड थ्रू यूनिट डिस्टेंसेस। इसका क्या मतलब है? यानी अगर लेट्स सपोज 1 टन ऑफ लोड है, तो 1 टन लोड को कैरी करने के लिए इट विल रिक्वायर मिनिमम कॉस्ट। जो अगर आप 1 टन जो है वो एयरवेज के थ्रू मूव करते हैं, कैरी करते हैं, या फिर उसको रेलवेज या हाईवेज के थ्रू मूव करते हैं, तो पर टन जो कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ ट्रेवल या एनर्जी कंजम्पशन जिसकी होगी, फ्यूल कंजम्पशन, तो वो दैट विल बी मिनिमम। कॉस्ट ऑफ जो है वो पर यूनिट कॉस्ट उसकी पर यूनिट डिस्टेंस जो है वो कम आएगी। यस जी जी जी। This ठीक can be possible. This can be possible between ports on the sea routes or along the river. एक एक इसका नुकसान ये है कि ये वाटरवेज उन्हीं जगहों पे पॉसिबल है जहाँ पे वाटरवेज मौजूद हैं। लेट्स सपोज कहीं पे कोई समंदरी साहिली इलाका है, तो या किसी कंट्री में कोई देर इज नो ओशन इन और रिवर इन अ पर्टिकुलर कंट्री, तो वहां पे फिर वाटर वेज जो है या इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इकोनॉमिकल भी है, यू ऑलरेडी नो दैट। रेलवेज क्या है, इट कैन बी ओनली यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबिलिटी कम है? इसलिए कम है कि ये डोर टू डोर सर्विस तो आपको नहीं दे रहा ना। लेट्स सपोज अगर आपने पिशावर में जो है वो कराची जाना है, तो यू नीड टू गो टू द स्टेशन and then you will move and you will use that particular rail service. तो अगर डोर टू डोर सर्विस जो है ये आपको नहीं दे रहा, तो विद इन द सिटी आप मूव नहीं कर सकते। यूज पर्टिकुलरली इट्स अ good but for long distances. Energy required to haul a unit load through a unit distance by railway is only 1/4 to 1/5 of that required by road. Still the cost is minimum, more than the waterways but less than the road. ठीक है, अगर आप रोड के ऊपर बाय रोड ट्रेवल करते हैं और एक लगेज को, गुड्स को मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उससे रेलवेज के पे जो है वो कॉस्ट उसकी कम आएगी। Although it's very safe compared to the other modes of transportation, it has a minimum crash rate. ठीक है, इसके एक्सीडेंट्स बहुत कम होते हैं compared to the road network in Pakistan और in throughout the world. हाईवेज की अगर हम बात करें, इट गिव्स मैक्सिमम सर्विस टू ऑल, क्योंकि ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ट्रैवल, क्योंकि ये आपको डोर टू डोर सर्विस दे रहे हैं। आप अपनी घर से जैसे ही निकलते हैं तो आपको एक रोड नेटवर्क मिल जाता है एंड यू कैन ट्रेवल बाय रोड एंड यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर मोड। इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। ये सारी चीजें इसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप इसको खुद भी अगर रीड आउट कर देते हैं तो देयर इज नो टेक्निकलिटी इन्वॉल्व इन दैट। अच्छा, अभी एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि भाई कंट्रोल कंपोनेंट में कौन कौन सी चीजें शामिल है, तो दिस इज द स्लाइड फॉर दैट। इसमें सारी चीजें समराइज हुई हुई हैं। फ्लेक्स जो फैसिलिटीज हैं ट्रांसपोर्ट हाईवे सिस्टम में, उसमें हमारे पास फिक्स फैसिलिटीज शामिल है, फ्लो एंटिटीज शामिल है और कंट्रोल कंपोनेंट शामिल है। फिक्स फैसिलिटीज में रोड, इंटरसेक्शन, इंटरचेंज, एयरपोर्ट्स, ये तमाम चीजें जो फिक्स्ड हैं, जो अपनी जगह पे फिक्स्ड होंगी, जो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो फिक्स फैसिलिटीज में शामिल हैं। फ्लो एंटिटीज में कौन सी चीजें शामिल है? जो मूव करती हैं, जो उसके ऊपर ट्रैवल करती हैं, जिसमें पैसेंजर कार्स हैं, बसेस हैं, ट्रक्स हैं, पेडेस्ट्रियंस हैं, एटसेट्रा। और तीसरी जो चीजें हैं, दिस इज कंट्रोल कंपोनेंट। ठीक है, तो कंट्रोल कंपोनेंट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि देयर आर टू काइंड ऑफ कंट्रोल्स, one is vehicular control and the other one is flow control. Vehicular control refers to the technological way in which individual vehicles are guided on fixed facilities, such control can be manual or automatic. यानी गाड़ी कौन से टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रही है, तो इंडिविजुअल व्हीकल जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहा है, जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, उसमें भी फिर मैनुअल है, ऑटोमेटिक है, तो ये सारा इसका ताल्लुक जो है वो व्हीकुलर कंट्रोल के साथ है।
जबकि फ्लो कंट्रोल क्या है? वो कंट्रोल जो किसी भी सिस्टम को इफिशिएंट और स्मूथ ऑपरेशन के लिए जो जो कंट्रोल मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है, जस्ट लाइक साइनिंग है, मार्किंग है, सिग्नल वगैरह है, तो ये तमाम चीजें जो है वो फ्लो कंट्रोल में शामिल है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें क्या है? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी and scientific principles to the planning, functional design, operation, and management of facilities for any mode of transport in order to provide for the safe, rapid, compatible, convenient, economical, and environmentally compatible movement of people and goods. अच्छा, अब थोड़ा सा मैं ये जो डेफिनेशन है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की, इसको आप कह सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ अ यूनिवर्सल डेफिनेशन। ठीक है, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के का कोई भी प्रोजेक्ट आप जो है उसको बना रहे हैं, तो ये इन 5 फेजेस में जो है ये प्रोजेक्ट बनता है। ठीक है, उसमें कौन कौन से है? सबसे पहला फेज क्या है? प्लानिंग। द फर्स्ट वन, जो भी अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं, अगर चाहे वो रोड बना रहे हैं, चाहे वो कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, चाहे कोई ब्रिज बन रहा है, चाहे कोई एयरपोर्ट बन रहा है, किसी भी प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट फेज है, जो पहला स्टेप है, वो क्या है? प्लानिंग। द फर्स्ट वन इज प्लानिंग। ये जरा अपने पास नोट कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या की जाती है? द फर्स्ट वन विल बी प्लानिंग। उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट वन विल बी प्लानिंग करने के बाद द नेक्स्ट वन वुड बी डिजाइन। ठीक है, डिजाइन। प्लानिंग करने के बाद उस प्रोजेक्ट को आप क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं, चाहे रोड प्रोजेक्ट है, चाहे वो डैम है, चाहे वो कोई बिल्डिंग है, चाहे कोई ब्रिज है, चाहे कोई एयरपोर्ट वगैरह है। तो द फर्स्ट वन इज प्लानिंग, द सेकंड वन इज डिजाइन। डिजाइन करने के बाद यहाँ पे इस डिफिनेशन में एक चीज मेरे से मिस हुई भी है, लेकिन आप अपने पास नोट कर लें। द थर्ड वन वुड बी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी जब आप प्लानिंग कर लेते हैं और फिर उसको डिजाइन कर लेते हैं, तो डिजाइन के बाद द थर्ड स्टेप वुड बी कंस्ट्रक्शन। सर ठीक है, एनालिसिस नहीं करेंगे? नहीं, एनालिसिस डिजाइन में ही आ जाती है ना बच्चे। ठीक है, यस। डिजाइन में सारी चीजें इंक्लूडेड है। डिजाइन मींस इट्स अ कंप्लीट डिजाइन, उसमें एनालिसिस सब कुछ शामिल है। ठीक है, जब सारी चीजें हो गई हैं तो जी स्टूडेंट, एक्सक्यूज मी जी 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 सर, ये जो कंस्ट्रक्शन में ब्रिक वगैरह, सैंड वगैरह, यही चीज आता है सर? एग्जैक्टली यार, आप देखें, अगर हम एक बिल्डिंग की मिसाल ले लें, ठीक है, तो सबसे पहले या हम एक बीआरटी की मैं मिसाल ले लेता हूँ। बीआरटी में सबसे पहले क्या की जाती है? प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है कि भाई एक रोड में बना रहा हूँ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सही है, या बीआरटी कॉरिडोर में बना रहा हूँ जो कि स्टार्ट यहाँ से होगा और एंड यहाँ पे होगा। अब ये स्टार्ट और एंड जो है कहाँ, ये टर्मिनल लोकेशन डिसाइड करना, फिर ये कौन कौन से पाथवे को फॉलो करेगा, फिर उसमें जो जो पाथवे वो फॉलो करेगा उसमें उसमें कौन कौन से राउट्स को या कौन कौन से एरियाज को ये कनेक्ट करेगा, ये तमाम चीजें, और उस पे कॉस्ट कितनी आएगी, उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, ये सारी चीजें प्लानिंग में आ जाती है। सर क्लियर होगी सर्वे भी बात? प्लानिंग? सर्वे में प्लानिंग में आ जाता है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये तमाम इंफॉर्मेशन तो सर्वे होगा तो ये तमाम इंफॉर्मेशन तभी आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकेंगे ना। ठीक है, अच्छा, तो जब आप इकोनॉमी किस जगह पे लाई करता है सर? इकोनॉमी कॉस्ट जो एनालिसिस है वो भी प्लानिंग का हिस्सा है। ठीक है, जो एक नाम आपने सुना होगा, PC1, प्लानिंग कमीशन 1 का एक डॉक्यूमेंट होता है। हर एक प्रोजेक्ट का एक PC1 बनता है। अब उस PC1 बेसिकली उसमें तमाम प्लानिंग इन्वॉल्व होती है कि उसमें कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे एंड होगा, कहाँ किन कौन कौन एरियाज को कनेक्ट करेगा, उस पर कितनी कॉस्ट आएगी और उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा। इज दिस क्लियर? तो ये तमाम चीजें प्लानिंग का हिस्सा है। जब आप प्लानिंग कर लेते हैं तो उसके बाद जब प्रोजेक्ट आपका अप्रूव हो जाता है तो फिर उसकी डिजाइन की जाती है। डिजाइन में ये होगा कि लेट सपोज उसमें कितना कौन कौन से जो है वो मटेरियल इस्तेमाल होगा, फिर हर एक मटेरियल की क्या स्ट्रेंथ होगी, और फिर उसकी जो, अगर हम रोड की बात करें तो हमारे पास रोड नेटवर्क में हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं, तो हर एक लेयर की थिकनेस क्या होगी, ये तमाम चीजें डिजाइन में आती हैं। ठीक है, जब डिजाइन आपका मुकम्मल हो जाता है तो फिर उसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, एक्चुअली बनाना पड़ता है। ठीक है, उसको उसको जमीन के ऊपर यानी फिजिकल एग्जिस्टेंस देनी पड़ती है। उस फिजिकल एग्जिस्टेंस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन।
ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। यानी BRT है, उसके लिए फिर एक्सक्यूवेशन करनी पड़ती है, एक्सक्यूवेशन करने के बाद फिर उसको डिफरेंट मटेरियल लाना पड़ता है, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट लेयर्स प्रोवाइड करने हैं, स्टेशन बनाने हैं, ये तमाम चीजें कंस्ट्रक्शन में आ जाती है। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है। Yes, sir. कंस्ट्रक्शन के बाद फिर क्या है? ऑपरेशन। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन। जब आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया तो तब आपने इसको ऑपरेट तो करना है। ठीक है, ऑपरेशन में क्या क्या चीजें शामिल है? यानी जो उसके लिए पूरा बस सिस्टम है, उसके लिए जितना ये स्टेशंस हैं, कि कैसे जो है ये पूरा मैनेजमेंट है। जैसे अगर आप मोटरवे की बात करें तो मोटरवे में क्या क्या चीजें हैं? मोटरवे में आपको जो 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 सर्विस एरियाज हैं, टोल प्लाजाज हैं, मोटरवे पुलिस है, ये जितना भी सिस्टम है, और टोल टैक्सेस हैं, टोल प्लाजा, ये तमाम चीजें ऑपरेशन में आ जाती हैं। ठीक है, या जो लेट्स सपोज अगर BRT की बात करें तो BRT में बसेस हैं और वो सारी चीजें, स्टेशन हैं, टिकटिंग सिस्टम है, स्टाफ है, ये सारी चीजें जो है वो ऑपरेशन में आ जाती है। जब आप ऑपरेशन होता है, जब आप वो ऑपरेशन स्टार्ट हो जाती है तो रेगुलर उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। ठीक है ना, क्योंकि वो इस्तेमाल के साथ साथ वो डिटोरिएट होती है, सिस्टम को रन करने के लिए उसको मेंटेन तो रखना पड़ता है। तो लास्ट जो फेज है जो कि कंटिन्यूअस उस प्रोजेक्ट के साथ चलता रहता है, एंड दैट इज द मैनेजमेंट या मेंटेनेंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है मैनेजमेंट ऑफ द फैसिलिटीज, या इसको आप कह सकते हैं मेंटेनेंस। इज दिस क्लियर? तो ये आपके पास जो है वो 5 फेजेस होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट की। तो आप इसी फेजेस को ज़हन में रखें और उसका एक सिक्वेंशियल ऑर्डर बनाएं, और उसी से फिर आप डेफिनेशन भी बना सकते हैं। तो बेसिकली क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स तो जरूरी है, क्योंकि दिस इज अ साइंस, क्योंकि आपने इसको साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू ही डिजाइन करना होगा। ये सारी जो स्टेप्स हैं, it should and it must follow all the scientific principles। ठीक है, फिर उसके बाद प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज फॉर एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब इसमें तमाम मोड्स आ जाती है। एनी मोड मतलब अगर आप हाईवेज हैं तो उसके लिए भी ये प्रोसेस इन्वॉल्व है, अगर वाटरवेज हैं उसके लिए भी यही प्रोसेस इन्वॉल्व है, अगर रेलवेज हैं उसके लिए भी यही प्रोसेस इन्वॉल्व है, और अगर एयरवेज हैं उसके लिए, एयरपोर्ट्स वगैरह, उसके लिए भी यही प्रोसेस इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके बाद क्या है जी? सर ये मैनेजमेंट ऑफ फैसिलिटी का क्या मतलब है सर? मैनेजमेंट ऑफ फैसिलिटी मतलब मेंटेनेंस। ठीक है, उस फैसिलिटी की मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इसमें यहाँ पे आ जाती है कि मेंटेनेंस। लेट्स सपोज वो सिस्टम अगर आपने रन करना है तो उस सिस्टम को रन ऑपरेशनल रखने के लिए उसको मेंटेन तो रखना पड़ता है। जैसे आपकी गाड़ी है, आप गाड़ी को चला रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप इसको सारी जिंदगी चलाते रहेंगे और उसमें कोई काम नहीं आएगा उसको। अगर आपने गाड़ी को मेंटेन रखना है तो उसमें मोबिल ऑयल और ये सारी चीजें और उसके जो टायर्स हैं और वो सारी चीजें उसको रेगुलर उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती हैं। ठीक है ना, तो तभी जाके इट विल बी इन द ऑपरेशनल कंडीशन। तो सेम इज द केस कि आप अगर आप रोड बना रहे हैं तो हर एक 3 साल बाद एक होती है इसकी रेगुलर मेंटेनेंस, जिसको हम पीरियोडिक मेंटेनेंस कहते हैं, और एक होती है इसके बाद रूटीन मेंटेनेंस। दो मेंटेनेंस होती है, एक रूटीन मेंटेनेंस और एक पीरियोडिक मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस मतलब डे टू डे क्लीनिंग, और जो है वो डे टू डे ऑपरेशन को मेंटेन रखने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है, इट कम्स इन द रूटीन मेंटेनेंस। और दूसरा आपके पास क्या है? पीरियोडिक मेंटेनेंस। पीरियोडिक मेंटेनेंस आप एनुअल, बाय एनुअल, या 3-4 एनुअल ईयर या 5 ईयर एक प्लान होता है, उस प्लान के मुताबिक फिर उसको जो है वो उसको मेंटेन रखा जाता है कि कहीं पे कोई, लेट्स सपोज जो अगर आप लोगों ने देखा हो GT रोड, तो GT रोड पे क्या हो रहा है, वो वहां पे जो है वो सरफेस जो वेयरिंग कोर्स है वो रिमूव करते हैं और एक नया वेयरिंग कोर्स उसके ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट टू मेक थिंग्स इन अ गुड कंडीशन, इन अ गुड टू मेक द सिस्टम इन द बेस्ट फॉर्म, तो उसके लिए फिर ये मेंटेनेंस करनी पड़ती है। ठीक है सर। जी जी। सर जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है ना तो उस पे एक इंस्पेक्शन होती है सर कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये जो डिजाइन है उसके मुताबिक हुई है कि नहीं। सर तो वो कौन सी स्थिति में आती है वो जो इंस्पेक्शन होती है? बच्चे वो सारा का सारा जो हिस्सा है वो कंस्ट्रक्शन फेज का ही हिस्सा होता है। ठीक है, ऑपरेशन तब स्टार्ट होती है कि जब प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है और वो
उसको आप मतलब ऑपरेट, उस पे गाड़ियां चलना या बस जैसे चलना शुरू हो जाती हैं, ये फिर वो ऑपरेशनल स्टेज पे चला जाता है, ठीक है ना। जैसे बीआरटी है, तो जब इफ्तिताह हुआ और फिर उसके बाद बसेस चलना शुरू हुई और लोगों ने सफर करना शुरू किया, तो वो ऑपरेशनल स्टेज में चला गया। उससे पहले चाहे वो इंस्पेक्शन है और चाहे वो उसका एग्जीक्यूशन है, वो तमाम चीजें कंस्ट्रक्शन फेज में आती हैं। ओके सर। क्लियर? यस सर। ओके, अब ये जो नेक्स्ट क्या है, कोई भी सिस्टम हो उसके लिए उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इट शुड बी सेफ, इट शुड बी रैपिड, इट शुड बी कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटली कंपैटिबल। ये 5 चीजें जो हैं, ये 5 पॉइंट्स, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और लास्ट में आपके पास क्या है, गोल क्या है? गोल तो यही है कि हमने वी हैव टू मूव पीपल एंड गुड्स। तो ये गोल जो है वो इन ऑब्जेक्टिव्स को लेके फुलफिल होगा। तो दिस इज वन ऑफ, इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी प्रिसाइज एंड कॉन्साइज डेफिनेशन, ठीक है। और इसको आप जो है किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज हो जाएगा टू हाईवेज, अगर ये हाईवे इंजीनियरिंग की डिफिनेशन बन जाएगी। अगर आप इसको रेलवे पे कन्वर्ट करते हैं तो ये रेलवे इंजीनियरिंग की डिफिनेशन बन जाएगी। और अगर आप इसको रोड और एयरवेज और एयरवेज या एयरपोर्ट्स पे कन्वर्ट करते हैं, ये एनी मोड, तो ये फिर एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की डेफिनेशन बन जाएगी। ओके, दिस इज अ काइंड ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन। आप अगर ये दिस इज हाउ द रोड कंस्ट्रक्शन बिगेन। पहले जमाने में इस तरह की जो है वो, चूंकि गाड़ियां तो नहीं हुआ करती थी, तो जो पर्टिकुलरली हॉर्स राइडिंग के लिए या जो 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 आर्मी होती थी पुराने जमाने में, वो इस तरह के रास्ते अपने लिए बनाती थी। एंड दिस फॉर्म्स द बेसिक्स और द बेसिस फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नाउ दीज आर द काइंड ऑफ मॉडर्न रोड्स जो कि अभी आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। और इसकी जो जो शेप है वो इट हैज इवैल्यूएटेड फ्रॉम दिस टू दिस शेप। ओके, नाउ जी जी जी। सर ये जो रोमन रोड्स थे ना सर, इसके लिए बैंड कौन से मटेरियल होते थे सर, जो बैंड? ये मटेरियल उसमें सिर्फ यही होता था कि वो स्टोन, यहाँ आपको स्क्रीन पे शायद नजर आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन ये देखें, ये स्टोन पिचिंग जो है, इसको हम स्टोन पिचिंग कहते हैं, ठीक है। ये जो है वो इस तरह डिफरेंट पत्थर उठाते थे पहाड़ियों से, और वो इसके लिए अपने एक रास्ता जो है वो बनाते थे, ठीक है। एक पक्का सा रास्ता होता था ताकि जो है वो मूवमेंट ऑफ द हॉर्सेस जो है वो उस पर क्विक हो। तो उसके लिए ये इस तरह के रोड्स बनाए गए थे। ओके, पाकिस्तान में जरा अपना रोड नेटवर्क इन पाकिस्तान थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान में 2 किस्म के मेजर रोड नेटवर्क्स हैं। एक मोटरवे प्लान है और एक आपके पास हाईवे प्लान है, ठीक है, नेशनल हाईवे प्लान। तो मोटरवे में आपके पास क्या है, इट स्टार्ट्स विद M1, ठीक है, और M स्टैंड्स फॉर मोटरवे, ठीक है। और इसके साथ ये नंबरिंग दी गई है 1 2 3 4 5, इस तरह आप जा सकते हैं अप टू 9। अब M1 क्या है? इट्स अ मोटरवे स्टार्टिंग फ्रॉम पिशावर एंड इट्स एंडिंग अप एट इस्लामाबाद। फिर उसके बाद M2 है। M2 क्या है? इस्लामाबाद से स्टार्ट हो रहा है एंड इट्स एंडिंग अप एट लाहौर। फिर उसके बाद M3 है, M4 है, M5 है, ये आप देख सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज M9 जो कि कहाँ से है? इट्स कराची टूवर्ड्स हैदराबाद। तो ये तमाम मोटरवे का नेटवर्क है जो कि पाकिस्तान में आजकल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, और पाकिस्तान में जो है वो लोग उसके ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। जो दूसरा हमारे पास है, दिस इज अ नेशनल हाईवे इन पाकिस्तान। नेशनल हाईवेज जो है वो उसको हम डेजिग्नेट करते हैं और डिनोट करते हैं विद N, ठीक है। अब इनकी भी अपनी नंबरिंग है विच स्टार्ट फ्रॉम N5, ठीक है। उसके बाद आपके पास N10 है, N15 है, N20 है, N25 है, N35 है। और सिमिलरली आप जा सकते हैं कि आपके पास ये देखिए डिफरेंट रोड्स हैं और उनके अपने नाम है। both the motorways and national highways are operating under the National Highway Authority। NHA जो है वो उसको हैंडल कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान में तकरीबन 85% ऑफ द फ्रेट और पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो रोड को ही इस्तेमाल करती है, ठीक है। अगर आप पूरे पाकिस्तान, जी जी जी
सर जो स्वात की तरफ रोड बना हुआ है अभी, जो हम्म मोटरवे का हिस्सा है, आई थिंक, मुझे हम्म कंफर्म नहीं पता था सर। वो कौन सा है, मतलब उसकी नंबरिंग क्या है? वो क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का पार्ट है, ठीक है। ये अभी ये जो दिस वेरी गुड क्वेश्चन आपका। इन्होंने इसको मोटरवे का नाम नहीं दिया, उन्होंने इसको एक्सप्रेस वे का नाम दिया है, ठीक है। तो ये अभी मैं इसका जो नेटवर्क है वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है। जो मैंने अभी आपको एक तस्वीर आपके सामने शेयर की है, ये सिर्फ मेजर मोटरवेज के नेटवर्क्स हैं, जो कि इट्स 1.5 year बैक पिक्चर और 2 year बैक इमेज, जिसमें उन्होंने सिर्फ मोटरवेज को ही लिया है। जबकि इस एक स्वात एक को मोटरवे इन्होंने नहीं दिया नाम दिया, स्वात को इन्होंने एक्सप्रेस वे का नाम दिया है। और उसकी अपनी उसकी नंबरिंग अभी मेरे ख्याल में उन्होंने एक्सप्रेस वे की अपनी नंबरिंग है, मोटरवेज की अपनी नंबरिंग है, और नेशनल हाईवेज की अपनी नंबरिंग है। तो एक्सप्रेस वे की नंबरिंग मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, इसमें सिर्फ मोटरवेज हैं और नेशनल हाईवेज। क्लियर? और सर ये नंबरिंग किस बेसिस पे कर रहे हैं सर? ये बस अपनी आसानी के लिए उन्होंने किया है, जस्ट जस्ट कि कोई चीज आप एग्जिस्ट करती है और उसको आप कोई नाम देते हैं, ठीक है। और इन्होंने नंबरिंग इस वजह से दी है क्योंकि ये सबसे पहले जो है वो M1 बना था पिशावर वाला, फिर उसके बाद M2 बना, तो इस वजह से ये फेज वाइज कंस्ट्रक्शन हुई है और उसी फेज वाइज कंस्ट्रक्शन को इन्होंने नाम दिया। ये सबसे आखिर में अभी जो कराची टू हैदराबाद बना है, तो दैट्स व्हाई दे हैव नेम्ड इट एज M9। क्लियर? ओके सर सर जी नेशनल वे जी और एक्सप्रेस वे में कोई फर्क है सर? जी 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 इन इसमें फर्क है। ये आखिरी स्लाइड में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मोटरवे, एक्सप्रेस वे, हाईवे, आर्टीरियल, कलेक्टर, लोकल रोड्स, ये मुख्तलिफ रोड्स हैं हमारे पास। अब इनमें क्या क्या फर्क है और ये क्या डिफरेंसेस हैं उसमें, तो ये मैं आखिर में एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट 2-3 स्लाइड्स इसके ऊपर है, ठीक ओके है। सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, अगर आप पूरी इफ यू लुक इनटू द टोटल रोड नेटवर्क इन पाकिस्तान, तो ये तकरीबन 2,63,415 किलोमीटर के ये तमाम रोड नेटवर्क्स हैं, जिसमें अगर आप देखें सिर्फ नेशनल हाईवेज और मोटरवेज जो हैं वो कितनी है, 3.53% नेशनल हाईवेज हैं और 0.87% जो है वो मोटरवेज हैं। तो आप जरा खुद अंदाजा लगाएं। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक और एक्सप्रेस वेज जो हैं, जैसे स्वात एक्सप्रेस वे वगैरह है, तो वो सिर्फ 0.1% है। तो अगर आप इन तीनों को कंबाइंड करें, 3.5, 0.87 और 0.10, तो ये तकरीबन तीनों मिला के कोई 5-6% ऑफ द रोड्स बनती हैं। लेकिन यही 5-6% ऑफ द रोड्स जो हैं, ये ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ द ट्रांसपोर्ट या ट्रैफिक जो है वो इन्हीं के ऊपर ही मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये कितने इंपॉर्टेंट रोड्स हैं सिर्फ। और इसमें इस NHA में, जो NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, इट वाज क्रिएटेड इन 1991 एंड इट इज द कस्टोडियन ऑफ ऑल दिस 39 रोड्स। 39 रोड्स कौन कौन सी है? ये जो मैंने आपको बताई हैं, ये पूरा नेटवर्क नेशनल हाईवेज का, और ये मोटरवे के ये जो 9 रोड्स हैं, ठीक है। तो ये 9 और ये बाकी ये 30 रोड्स तकरीबन ये बनते हैं। तो ये तकरीबन टोटल 39 नेशनल हाईवेज आप और मोटरवेज आपके पास आ जाती हैं। एंड NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी इज कस्टोडियन ऑफ दोज हाईवेज, ठीक है। और वो सारा जो उनका कंट्रोल है और सारी उसकी मैनेजमेंट जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी उसको डील करती है। इसमें सबसे जो लॉन्गेस्ट रोड है पूरे नेटवर्क में, दैट इज N5 जो GT रोड है पिशावर से कराची तक, ठीक है। तो वो को हम कहते हैं N5। इट कैरीज अराउंड 65% ऑफ दिस लोड इन द कंट्री। ये आप खुद अंदाजा लगाएं कि पूरे ट्रैफिक का जो फ्रेट ट्रांसपोर्ट है वो तकरीबन उसका 65% सिर्फ N5 के ऊपर मूव करती है। N5 कौन सा है? यहाँ पे आप देखें, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पिशावर यानी अफगानिस्तान की तरफ से, और फिर ये मूव कर रही है। देखें N5, इट इज मूविंग टूवर्ड्स इस्लामाबाद पिंडी, देन टूवर्ड्स लाहौर, और फिर ये जाके देखें सक्कर, और आगे फिर हैदराबाद कराची पे ये एंड होता है जाके, ठीक है। इट्स एंड अप इन कराची। तो दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड वी कॉल इट द ब्लड लाइन ऑफ पाकिस्तान एज वेल।
ठीक है, इट ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लड लाइन ऑफ पाकिस्तान। अगर आपसे कोई पूछे कि N5 क्या है, somebody is asking any question, so let me। जी सर ये सर नेशनल हाईवे और जीटी रोड सर एक चीज है सर? सर बाइंडिंग मटेरियल होता है इसमें, बाइंडिंग मटेरियल। जी जी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? ये जीटी रोड और नेशनल हाईवे सर एक चीज है सर? जी जी जी, जीटी रोड, हम इसको पुराना नाम इसका जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ऑल्दो इसको हम इसका जो 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 नेशनल हाईवे या रोड पूरा जो नेटवर्क है उसमें उसका नाम N5 है। ठीक है, तो इसके दो नाम है, कुछ लोग इसको जीटी रोड बोलते हैं, ये इसका पुराना नाम है, और ये आजकल जो इसका नया नाम है या टेक्निकल नेम या लैंग्वेज में इसको अगर हम इसको नाम दें तो वी कॉल इट N5। क्लियर? सर मैंने तो सुना था कि ये एशिया में है सर, मतलब तुर्की से शुरू होता है और चाइना की तरफ जाता है सर। कौन सा वाला? ये जीटी रोड के बारे में सुना था सर मैंने। नहीं नहीं नहीं, तो आपने गलत सुना है ना। तो ये तो सिर्फ जीटी रोड तो सिर्फ पाकिस्तान हो सकता है, आगे ये प्रोपिगेट हो, लेकिन गुरे यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हैं कि ये पेशावर जो 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 बॉर्डर है अफगानिस्तान का, तुरखम, वहां से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आगे का मुझे नहीं पता, आगे की कहाँ पे ये कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, लेकिन इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रॉम तुरखम एंड इट्स एंडिंग अप एट कराची। यहाँ पे देखें कराची में ये खत्म हो रहा है। ठीक है, अब देखें उसके बाद तो सी स्टार्ट हो रहा है, तो सी में चाइना की तरफ कैसे जा रहा है। ठीक है, तो ये सर ईरान के थ्रू तो जा सकता है सर? जा सकता है, आई डोंट नो, हो सकता है आगे उसकी कोई नेटवर्क हो, बट विद इन पाकिस्तान अगर हम सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल हाईवेज इन पाकिस्तान, तो अगर हम विद इन द पाकिस्तान बात करें तो दिस इज द राउट ऑफ दैट पर्टिकुलर रोड। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 सर ये स्ट्रेटेजिक रूट्स क्या है सर? स्ट्रेटेजिक रूट्स, अच्छा, ये पूरे रोड का एक खास नेटवर्क है। ठीक है, उसमें मोटरवेज सबसे सुपीरियर क्लास में आती हैं, दूसरी उसके बाद हाईवेज आ जाती हैं। ठीक है, हाईवेज और एक्सप्रेसवेज भी आ जाती हैं। तो एक्सप्रेसवेज और कुछ आपके पास स्ट्रेटेजिक रूट्स हैं, तो ये स्ट्रेटेजिक रोड्स को इन्होंने एस नाम दिया है, एस से डिजिग्नोट किया जाता है ये। अगर आप, लेकिन ये बहुत कम है स्ट्रेटेजिक रोड्स। ठीक है, ये एस से उन्होंने NHA ने ये डिवाइड किया है, ये विद इन द ये अगर आप क्या नाम है, मैं आपको मैप इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा, उसमें क्लियरली उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है कि कौन कौन से रोड नेटवर्क्स जो हैं वो स्ट्रेटेजिक रोड्स में आ जाती हैं। ठीक है, उसमें ये उसकी तरफ एक रोड जा रही है, ये क्या कहते हैं यार, ये हसन अब्दाल की तरफ एक रोड जाती है फ्रॉम आई गेस इट्स फ्रॉम टेक्सला या उस साइड की तरफ से कोई एक रोड जाती है टुवर्ड्स हसन अब्दाल। तो एक वो रोड है जो उन्होंने उनको स्ट्रेटेजिक रोड का नाम दिया है। ठीक है, तो ये उन्होंने सिर्फ डेजिग्नेट किया है। ठीक है, कुछ को एक्सप्रेसवेज का नाम दिया है, कुछ को स्ट्रेटेजिक रोड्स का नाम दिया है, वो एस से डेजिग्नेट है, कुछ को नेशनल हाईवेज का नाम दिया है और कुछ को मोटरवेज का नाम दिया है। ठीक है सर ये किस बेस पे डिफरेंशिएट करती है, मतलब एक्सप्रेसवे या स्ट्रेटेजिक रूट्स? ये मोबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी एक टर्म है, आगे आ रहा है नेक्स्ट कपल ऑफ स्लाइड में, आप खुद को आपको अंदाजा हो जाएगा। मोबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ये दो टर्म्स हैं जिनकी बेस पे ये उसकी फंक्शनल क्लासिफिकेशन चेंज होती है, फ्रॉम मोटरवे इनटू एक्सप्रेसवे एंड फ्रॉम एक्सप्रेसवे इनटू हाईवे। ओके, ये आपके पास देखिए, दिस इज द पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, इसमें आपके पास एयरवेज हैं, रेलवेज हैं और रोड्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 86% ऑफ द पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इन पाकिस्तान इज यूजिंग रोड, only 12% is using highway railways and 2% is using airways. This is the transport share in Pakistan. अच्छा, अब आते हैं, अभी जो स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि सर ये किस बेस पे डिजिग्नेट करते हैं, तो इसमें जो 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 यूनिवर्सल टर्म है जिसकी बेस पे डिफरेंट रोड्स को फंक्शनली क्लासिफाई किया जाता है, तो वो कौन से दो मेन कैटेगरीज हैं, उसमें आपके पास आ जाती है मोबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। दीज आर द टू पैरामीटर्स जिसकी बेस पे हम रोड
इसको फंक्शनली क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। मोबिलिटी क्या चीज होती है? मोबिलिटी का ताल्लुक मूवमेंट के साथ है और मूवमेंट का ताल्लुक स्पीड के साथ है, ठीक है। द मोर द स्पीड एट अ पर्टिकुलर रोड, operational speed, the more would be the mobility on that particular road. The ability to travel, the ability to travel to many different destination. अब कैसे आप जिस रोड पे आप मतलब जिसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, तो इसका का मतलब क्या है कि आप उस रोड पे जो है वो उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ज्यादा है, उस पे उसकी जो है वो उस पे स्पीड जो है आप ज्यादा स्पीड पे क्विकली आप जो है वो और कंफर्टेबली आप मूव कर सक रहे हैं। दूसरा आप क्या है? एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का ताल्लुक एक्सेस के साथ है, एक्सेस टू अ पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। अब एक्सेसिबिलिटी क्या है कि आप उस पर्टिकुलर रोड तक कितनी जो है आसानी के साथ पहुंच सकते हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर रोड को कितनी आसानी के साथ जो है कितने रोड उसके साथ कनेक्ट हो रही हैं। अब देखिए एक्सेसिबिलिटी जो लोकल रोड्स हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये हर एक घर को कनेक्ट कर रहा होता है, हर एक रेजिडेंट को कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी रोड्स लोकल रोड्स की सबसे ज्यादा होती है, जबकि मोबिलिटी फ्रीवेज और मोटरवेज की सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि मोटरवे पे आप जो है वो एट अ हाई स्पीड यू कैन मूव फ्रॉम वन लोकेशन इनटू अनदर लोकेशन। अब अगर हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात करें तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या है? जो रोड की फंक्शनल क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो उसकी बेसिक्स क्या है, वो किस बेस पे करते हैं? वो इस मोबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी की बेस पे ही करते हैं। अब फंक्शनल क्लासिफिकेशन हमारे पास उसमें क्या कौन कौन से जो है वो शामिल है? उसमें हमारे पास शामिल है मोटरवेज, दिस इज नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 एक्सप्रेसवे, ठीक है। नंबर 3, ये जरा अपने पास शाबाश तमाम स्टूडेंट नोट करें इसको, मोटरवे, एक्सप्रेसवे। द थर्ड वन इज हाईवेज, the fourth one is arterial, sorry, the fifth one is collector, and the final or the sixth one is local road. Is this clear now? ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द रोड्स हैं, ठीक है। वी कॉल दिस द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द रोड्स। अब ये जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है ये किस बेस पे की जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। अब ये मोबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी का आपस में जो रिलेशनशिप है, दिस इज इनवर्स रिलेशनशिप। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मोबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। जितनी एक्सेसिबिलिटी ज्यादा होगी तो उतनी उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर? द मोर द एक्सेसिबिलिटी द लेस विल बी द मोबिलिटी, एंड द लेस द एक्सेसिबिलिटी द मोर विल बी द मोबिलिटी। अब यहाँ पे आप देखें मोटरवे में मोबिलिटी ज्यादा है या एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है? मोबिलिटी। मोटरवेज की मोबिलिटी सबसे ज्यादा है और एक्सेसिबिलिटी कम है। एक्सेसिबिलिटी क्यों कम है? एक्सेसिबिलिटी इसलिए कम है कि अगर आपने मोटरवे के ऊपर जाना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि मोटरवे के साथ कनेक्ट हो रहा है। आप मोटरवे में बगैर इंटरचेंज के दाखिल हो सकते हैं क्या? कैन यू यूज अ पर्टिकुलर मोटरवे विदाउट इंटरचेंज? नो सर, ठीक है। सो द ओनली वे टू एक्सेस टू द मोटरवे इज इंटरचेंज, इज थ्रू इंटरचेंज।
ठीक है। तो आपने मोटरवे में विदाउट इंटरचेंज आप दाखिल किसी भी एरिया किसी भी जगह से इंटर नहीं हो सकते। तो एक्सेसिबिलिटी इज मिनिमम बट द मोबिलिटी इज मैक्सिमम, क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है फ्रॉम द नियर बाय एक्सिस रोड्स, तो उससे जो है वो मोबिलिटी आपकी सबसे ज्यादा है। तो मोबिलिटी इज मैक्सिमम एंड एक्सेसिबिलिटी इज लेस। यहां पे अगर हम एक्सप्रेसवे की बात करें, अब एक्सप्रेसवे और मोटरवे में क्या फर्क है? एक्सप्रेसवे पे भी अगर आप स्वात एक्सप्रेसवे की बात करें तो वहां पे भी मोबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, और एक्सेसिबिलिटी कम है, ठीक है। लेकिन इफ यू कंपेयर इट विद द मोटरवे, तो मोटरवे से एक्सप्रेसवे पे क्या होगा, मोबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी और एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब मोबिलिटी कैसे बढ़ती है? अगर आप मोटरवे की बात करें तो एक टर्म है, वी कॉल इट इंटरचेंज डेंसिटी। इंटरचेंज डेंसिटी का क्या मतलब है कि एक इंटरचेंज और दूसरे इंटरचेंज के दरमियान कितना फासला है, एक इंटरचेंज और दूसरा इंटरचेंज कितने डिस्टेंस के बाद जो है वो इंटरचेंज आ रहा है आपके पास, ठीक है। अब अगर हम मोटरवेज की बात करें तो उसमें पहला इंटरचेंज आपके पास पेशावर में है, दूसरा क्या कहते हैं चारसद्दा में है, फिर उसके बाद तीसरा जाके मर्दान में है, रशिया के इंटरचेंज। अब देखिए इंटरचेंज डेंसिटी क्या है, कम है। तो जब इंटरचेंज डेंसिटी कम है तो एक्सेसिबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। कम एक्सेसिबिलिटी कम होगी, कम हो गई सर। इंटरचेंज डेंसिटी कम है तो एक्सेसिबिलिटी कम होगी, ठीक है ना। तो जब एक्सेसिबिलिटी कम है तो मोबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें थोड़ी ज्यादा हो जाएगी सर मोटरवे से। हाँ, एक्सप्रेसवे में क्या है, एक्सप्रेसवे में जो इंटरचेंजेस हैं वो करीब करीब आ रही हैं, तो एक्सेसिबिलिटी मोटरवे से थोड़ी बढ़ जाती है। जब एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि मोबिलिटी उस हिसाब से रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर होगी बात। सिमिलरली अगर हम हाईवे की बात करें तो हाईवे की एक्सेसिबिलिटी फर्दर इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हाईवेज, अगर आप लोगों ने इस्लामाबाद में ट्रेवल किया होगा तो आप लोगों ने नाम सुना होगा कश्मीर हाईवे का, ठीक है। अब कश्मीर हाईवे में क्या है, कश्मीर हाईवे में अगर आप देखें तो अगर इफ यू सी द मैप ऑफ इस्लामाबाद, तो ये देखें ये सेंटर में कश्मीर हाईवे है इस तरह, यहाँ पे सेक्टर्स बने हुए, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के सेक्टर्स, मुख्तलिफ सेक्टर्स यहाँ पे बने हुए, और इस साइड पे भी सेक्टर्स जो हैं वो बने हुए हैं। लेट्स सपोज ये जो है हमारे पास है G11, ये है हमारे पास G10 सेक्टर, ये आपके पास है G9 सेक्टर, और आगे इस तरह आगे बढ़ रहे हैं सारे सेक्टर्स। इस तरह यहाँ पे है H11 सेक्टर जहाँ पे नेस्ट है, यहाँ पे है H10 सेक्टर यहाँ पे पुलिस लाइन वगैरह है, और यहाँ पे है H9 HEC और जितने भी सारे एरियाज जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब ये देखें ये डिफरेंट सेक्टर्स में इस्लामाबाद डिवाइडेड है। ये है हाईवे। अगर आपने इस किसी भी सेक्टर से G9 से या G10 से कश्मीर हाईवे की तरफ आना है तो क्या करेंगे आप किसी भी रास्ते से नहीं आ सकते। क्यों? सिर्फ सेक्टर के स्टार्ट में और सेक्टर के एंड में एक कनेक्टिंग रोड है, इस तरह समझ आ रही है। सिमिलरली हर एक सेक्टर इस तरह, इसके सामने भी एक कनेक्टिंग रोड है, इसके सामने भी एक कनेक्टिंग रोड है। अब ये क्या कर रहा है, इसकी एक्सेसिबिलिटी है, मतलब एक्सेस है, बट हर जगह से नहीं है। सेक्टर के स्टार्ट में और सेक्टर के एंड में एक कनेक्टिंग रोड दिया गया है टुवर्ड्स द हाईवे, जहां अगर आपने सेक्टर के बीच में से आना है तो सेक्टर के बीच के रोड को फॉलो करके आपने इस सर्विस रोड की तरफ निकलना होगा और फिर जाके उसमें से मेन रोड की तरफ निकलना होगा और फिर जाके कश्मीर हाईवे की तरफ जाना होगा। तो इज दिस क्लियर? अब एक्सेसिबिलिटी थोड़ी बढ़ रही है
तो उस हिसाब से फिर मोबिलिटी डेफिनेटली फिर रिड्यूस हो जाएगी। अब आर्टीरियल क्या है, आर्टीरियल और हाईवेज तकरीबन इट्स वन एंड द सेम थिंग, बट डिफरेंस क्या है, एक्सेसिबिलिटी इसकी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, मोबिलिटी हाईवे से फर्दर रिड्यूस हो जाएगी। कलेक्टर रोड क्या है, कलेक्टर का मतलब क्या है, जो कलेक्ट करता है, जमा करता है ट्रैफिक को। अब पिशावर में तो खैर ये डिस्टिंक्शन क्लियरली हम नहीं कर सकते क्योंकि पेशावर इज नॉट अ प्लेन्ड सिटी। हैदराबाद में थोड़ी बहुत डिस्टिंक्शन आप कर सकते हैं, बट थ्रू आउट पिशावर इस तरह की डिफरेंट रोड्स की जो डिस्टिंक्शन है कि कौन सा हाईवे है, कौन सा एक्सप्रेसवे है, या कौन सा आर्टीरियल है, कौन सा कलेक्टर है, इस प्रॉपर डिस्टिंक्शन हम इसकी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप जो प्लैंड सिटीज है जिसमें आपके पास इस्लामाबाद वगैरह शामिल है, तो उसमें क्लियर डिस्टिंक्शन आप कर सकते हैं। कलेक्टर कौन सा होता है, लेट सपोज ये हमारे पास एक सेक्टर है जिसको मैं नाम देता हूं G11, ठीक है। तो इस सेक्टर को इस तरह 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। दिस इज G11-1। अगर कोई, इफ यू हैव लिव्ड इन इस्लामाबाद, या अगर आपको इस्लामाबाद का थोड़ा पता हो, तो ये G11-2 होगा, ये G11-3 है, और ये G11-4 है, ठीक है। तो ये 4 सेक्टर्स हैं। अब इन 4 सेक्टर्स क्या किया गया है, ये इस तरह की 2 रोड्स बनाई गई है, एक मेन रोड है बीच में और इस तरह भी एक मेन रोड है बीच में, ठीक है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रीट रोड्स हैं, यहाँ पे भी स्ट्रीट रोड्स हैं मुख्तलिफ, यहाँ पे भी मुख्तलिफ स्ट्रीट रोड्स हैं, यहाँ पे भी मुख्तलिफ स्ट्रीट रोड्स हैं। वो स्ट्रीट रोड्स क्या करती हैं, तमाम हर एक घर से जो है वो स्ट्रीट ट्रैफिक कलेक्ट करती हैं। वो स्ट्रीट ट्रैफिक जो है वो जाके इस रोड की तरफ आती है, जो सेंटर में ये रोड जा रही है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ कलेक्टर रोड, ये जो बीच में रोड है, ठीक है। ये तमाम स्ट्रीट से जो है वो ट्रैफिक को कलेक्ट करती हैं, और ये स्ट्रीट ट्रैफिक यहाँ पे फिर जो मेन रोड है उसके थ्रू ये कश्मीर हाईवे की तरफ मूव को कनेक्ट कर रहा है। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ कलेक्टर रोड। और फिर उसके बाद क्या है, लोकल रोड्स कौन सी है, लोकल रोड जो हर एक घर के सामने जो रोड गुजर रही है, जो स्ट्रीट रोड्स हैं, वी कॉल दिस लोकल रोड। तो दिस इज द होल रोड, दिस इज द होल हायरार्की एंड रोड नेटवर्क की किस तरह जो है उसकी फंक्शनल क्लासिफिकेशन होती है। अब एक और बात यहाँ पे है कि मोबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी आर इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर। अगर मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लूं, यहाँ पे आप देखें, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। ये जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है, ये ब्लू आपको जो नजर आ रहा है, दिस इज मोबिलिटी, और ये जो ऑरेंज आपको नजर आ रहा है, दिस इज एक्सेसिबिलिटी। अब यहाँ पे देखिए, ऑरेंज बहुत ज्यादा है, मतलब एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और मोबिलिटी जो ब्लू है वो कम है। तो लोकल रोड्स की अगर आप बात करें, तो लोकल रोड्स की एक्सेसिबिलिटी सबसे ज्यादा है और मोबिलिटी सबसे कम है। अगर आप ऊपर की तरफ जाएं, तो ऊपर अगर आप यहाँ पे आपके पास मोटरवेज आ जाएंगी, मोटरवेज की एक्सेसिबिलिटी मोबिलिटी सबसे ज्यादा है और एक्सेसिबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ द मोबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर, they are inversely related to each other. These are the different functional classes of roads जो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। This is the road hierarchy. Road hierarchy, जी स्टूडेंट कोई पूछना चाह रहा है, कोई सवाल? एक्सक्यूज मी सर, मैं पूछ रहा था कि जो एक्सेसिबिलिटी है सर, इसको हम जो रोड पे जो लोड होता है ट्रांसपोर्ट लोड, उसके साथ रिलेट कर सकते हैं? मतलब हाईवे की एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है तो उस पर जो है ट्रांसपोर्ट लोड ज्यादा होगा सर, तो उसकी ना जो ना ना मोबिलिटी ना 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 उसके साथ लिंक नहीं कर सकते। उसके साथ इस एक्सेसिबिलिटी का ताल्लुक हाँ इनडायरेक्टली लिंक कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप इसको इनडायरेक्टली मतलब ये है कि ऑटोमेटिक बात यार कॉमन सेंस की बात है कि जितने ज्यादा लिंक रोड्स हैं, जितनी ज्यादा रोड्स के साथ वो कनेक्ट हो रहा है, तो उतनी ज्यादा ट्रैफिक उसके ऊपर आएगी ना। यस सर। उतने ज्यादा लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, और जितने ज्यादा लोग उसको इस्तेमाल करेंगे तो उतनी उसके ऊपर ट्रैफिक कंजेशन ज्यादा होगी, और जितनी ट्रैफिक कंजेशन ज्यादा होगी तो मोबिलिटी यानी स्पीड उसके हिसाब से कम हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली आप लिंक्स कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली क्या है,
एक ही टर्मिनोलॉजी है जिसकी बेस पे हम मोबिलिटी जिसकी बेस पे हम ये रोड की फंक्शनल क्लासिफिकेशन करते हैं, और वो है सिर्फ वो है मोबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, जितनी एक्सेसिबिलिटी ज्यादा होगी, तो एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल इंटरप्शन ज्यादा है। जितनी ज्यादा एक्सेसिबिलिटी है, इसका मतलब है कि एक्सटर्नल एजेंट्स जो है वो आपकी फ्लो को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो जितने एक्सटर्नल एजेंट्स आपके फ्लो को डिस्टर्ब करेंगे, तो उससे आपकी जो विद इन द सिस्टम जो गाड़ियां जा रही हैं उसकी स्पीड खुद ब खुद कम हो जाएगी। ओके, सही है ना? तो दिस इज हाउ। अच्छा, अब जो रोड हायरार्की है, तो रोड हायरार्की में यहां पे आप देख सकते हैं कि एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द रोड दूसरे फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द रोड के लिए एज अ फीडर राउट काम करता है। व्हाट डू यू मीन बाय फीडर राउट? फीडर राउट मतलब फीड करना। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखें तो ये जो आपको नजर आ रही है, दीज आर द लोकल रोड्स, दीज आर द लोकल रोड्स। तो ये देखें यहाँ पे जो है देयर आर रेजिडेंसीज ओवर हियर। तो ये तमाम जो है हर एक घर के सामने रोड बना हुआ है, और वो हर एक घर से जो है ट्रैफिक को जो है वो उसके ऊपर आ रहा है, लोकल रोड्स के ऊपर। ये तमाम लोकल रोड्स का ट्रैफिक जो है ये इस कलेक्टर रोड के ऊपर आ रहा है। ये देखिए बीच में एक कलेक्टर रोड आपको नजर आ रही है। ठीक है, इट्स बेसिकली इट्स कलेक्टिंग ऑल द ट्रैफिक फ्रॉम द लोकल रोड्स। तो ये स्ट्रीट रोड जो है या लोकल रोड्स जो हैं एज अ फीडर राउट काम करती हैं फॉर द कलेक्टर रोड। समझ आ रही है? अब ये कलेक्टर रोड जो है ये कनेक्ट हुआ है किस चीज के साथ? आर्टीरियल के साथ या फिर हाईवे के साथ, दोनों के साथ कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये आर्टीरियल या हाईवे के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि ये जो कलेक्टर रोड है ये एज अ फीडर राउट काम कर रहा है फॉर द आर्टीरियल रोड या हाईवे। ठीक है, अब अगर ये हाईवे को आप देखें तो इट इज कनेक्टेड विद फ्रीवे और मोटरवे। तो अगेन ये जो आर्टीरियल या रोड है या हाईवे है ये एज अ फीडर राउट काम कर रहा है फॉर द फ्रीवे और मोटरवे। तो इस तरह ये एक पूरा रोड की हायरार्की बनती है। पहले जो बंदा आता है, दिस इज हाउ इट वर्क्स इन प्लान्ड सिटीज। जो प्लान्ड सिटीज होती हैं जैसे इस्लामाबाद वगैरह है, तो उसमें ये नेटवर्क बिल्कुल इसी तरह का होता है। अगर ये रोड नेटवर्क इस तरह का हो और एक दूसरे के लिए एज अ फीडर राउट काम करे, तो कभी भी आपकी जो है वो ट्रैफिक कंजेशन के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, एंड the road network will be operating in a very efficient way। ठीक है ना? तो क्या होगा, सबसे पहले घर से बंदा निकलेगा तो लोकल रोड पे, फिर वो जाके कलेक्टर रोड पे जाएगा, कलेक्टर रोड से फिर वो आर्टीरियल या हाईवे की तरफ जाएगा, और फिर हाईवे से फ्रीवे या मोटरवे की तरफ जाएगा। तो दिस इज हाउ द रोड हायरार्की comes into existence। This was all about lecture number 1। ठीक है, I hope आपने कुछ नया सीखा होगा इसमें। And if you have any questions you can ask me right now। And if you are comfortable we can move to the next lecture as well, although we have a good amount of time क्योंकि वो जो दूसरा section है they have already covered half of the lecture number 2 as well। जी सर फ्रीवे और हाईवे के बीच में क्या डिफरेंस है? फ्रीवे और हाईवे के बीच में क्या डिफरेंस है? फ्रीवे मैंने यही बताया कि आपने जो इसकी डिस्टिंक्शन करनी है वो ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी करनी है। ठीक है, फ्रीवे इज अ मोटरवे। समझ आ रही है ना? फ्रीवे को हम मोटरवे कहते हैं। ये देखें यहाँ पे देखें फ्रीवे का नाम दिया गया है। तो फ्रीवे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो स्लाइड पे जितनी राइटिंग की थी, तो उसमें आपने क्या, उसमें सबसे पहले टॉप पे क्या था? मोटरवे। तो मोटरवे को कुछ बुक्स में फ्रीवे कहते हैं और कुछ बुक्स में इसको मोटरवे कहते हैं। तो फ्रीवे एंड मोटरवे इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, और जब उसके बाद एक्सप्रेसवे है, फिर उसके बाद हाईवे आता है। तो जो डिफरेंस है वो ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी है। हाईवे पे एक्सेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, मोबिलिटी कम होगी, और फ्रीवे या मोटरवे पे एक्सेसिबिलिटी सबसे कम होगी और उस हिसाब से फिर मोबिलिटी ज्यादा होगी। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, किसी का दूसरा सवाल?
थैंक यू, आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू सर। जी 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 जी, आप बोर हो गए मुझे पता है। सर ते मांजर बैठे मरा क्या नो नमूस बजमkum يا تخوانك كندا सर ये كندا مسلمانان صرف تاسو یې زه نه یم। सर ये फ्रीवे में यूटर्न नहीं हो तो हाईवे में यूटर्न